हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 14 ज्योग्राफी सीरीज का और इस चैप्टर में हम देखेंगे क्लाइमेट को। हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की, इंसोलेशन की, अलग अलग एलिमेंट्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स, साइक्लोन्स। इसमें से कुछ हिस्सा हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस और वेपर्स से बना हुआ होता है और जो भी सोलर एनर्जी आ रही होती है हमारे पास, उसको ये रिसीव करता है और इसी के कारण जो हमारा ओवरऑल क्लाइमेट है वो बनता है। जो एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है अर्थ के सरफेस से ऊपर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस होती हैं उनकी प्रोपोर्शन कुछ इस तरह से होती है कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ बहुत ही छोटे ट्रेसेस होते हैं आर्गन, हीलियम और दूसरी रेयर गैसेस के। इसके अलावा जो एक प्रोपोर्शन होता है वो होता है पानी का, वाटर का, जो कि वाटर वेपर की फॉर्म में हो सकता है, रेन की फॉर्म में हो सकता है, क्लाउड्स की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में भी हो सकता है। और इसके अलावा कुछ और भी छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जैसे कि स्मोक है, डस्ट है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो लेयर आती है वो है स्ट्रेटोस्फियर की। ये लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है ये थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे ट्रोपोस्फियर में अगर हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है लगातार, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है। यहाँ की जो हवा है वो थोड़ी शांत होती है, इसलिए एरोप्लेन्स वगैरह यहीं लोअर स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो लेयर आती है वो है मीजोस्फियर की। ये लगभग 85 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। जो मीटियोर्स होते हैं वो यहीं आगे मोस्टली जल जाते हैं। अब यहाँ टेम्परेचर फिर से एक बार ठंडा होना शुरू होता है जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे। जो सबसे ठंडा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो इसी के ऊपरी भाग में मिलता है। यहाँ पे भी एयर की डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है, जो कि लगातार होता ही है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे। इसके बाद जो लेयर आती है वो है थर्मोस्फेयर की। ये लगभग 500-600 किलोमीटर की हाइट तक मिलता है। जो हाई एनर्जी एक्सरे और यूवी रेडिएशन आती है सन से, वो थर्मोस्फेयर के अंदर ही एब्जॉर्ब होती है। इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। यहाँ गर्मी होती है जो कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हवा जो है वो इतनी पतली होती है कि वो गर्मी आपको महसूस नहीं होगी और ये आउटर स्पेस के इलाके जैसा ही हिस्सा होता है। एक जो अरोरा इफेक्ट होता है या नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स जो होती हैं वो थर्मोस्फियर के अंदर ही होती हैं। इसके ऊपर जो लेयर होती है वो है एक्सोस्फियर। हालांकि कुछ लोग थर्मोस्फियर को ही अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मानते हैं, क्योंकि एक्सोस्फियर के अंदर हवा की डेंसिटी इतनी कम होगी कि वो ना के बराबर ही है। इसकी कोई क्लियर कट बाउंड्री तो है नहीं। अच्छा, एक लेयर जो कि आयनोस्फियर है, इसके बारे में बात करना भी जरूरी है। आयनोस्फियर जो है एक रीजन होता है जो कि मीजोस्फियर के कुछ हिस्से में और थर्मोस्फियर के हिस्से में पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि सन से आने वाली रेडिएशन जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देती है और आयंस बना देती है, और इसके कारण ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लेयर जो है हमारे रेडियो ट्रांसमिशन के लिए काम आती है। अब बात करेंगे इंसोलेशन की। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सोलर रेडिएशन ही है। सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है और ये ट्रैवल करके आता है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर और फिर सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलता है अर्थ को। सन की वो रेडिएशन जो अर्थ तक पहुंचती है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर का सोलर रेडिएशन के ऊपर भी असर होता है। जो भी टोटल रेडिएशन आ रही होती है हमारी तरफ, उसमें से 35% जो है वो स्पेस की तरफ वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है डस्ट, क्लाउड्स और एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और इसका अर्थ पे या उसके एटमॉस्फेयर को हीट करने पे लगभग कोई इफेक्ट नहीं होता। एक 14% हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस के द्वारा। तो अब ये 14 और 35 तो हमारे सरफेस तक पहुंचे नहीं। बचा हुआ 51% जो है वो ही अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, उसे गर्म करता है। अब जब अर्थ गर्म होती है तो वो दो प्रोसेस के द्वारा गर्मी को एटमॉस्फेयर में फैलाती है। एक है कंडक्शन, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर का अर्थ के साथ, उससे होता है, और दूसरी प्रोसेस है कन्वेक्शन। जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है और नीचे ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी, तो ये गर्म हवा जो है ऊपर जाके गर्मी को फैलाएगी कन्वेक्शन द्वारा। जमीन जो है वो रात को भी इस रेडिएशन को हवा में धीरे धीरे छोड़ती है और इस तरह अर्थ का सरफेस रात को ठंडा होता रहता है। जमीन और पानी के बीच में जो है गर्म होने की प्रक्रिया अलग अलग तरह की होती है। जमीन जो है वो गर्म जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है पानी के मुकाबले।
तो इसका भी असर होता है एटमॉस्फेयर के ऊपर कि वो जमीन के ऊपर है या फिर पानी के ऊपर है। अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स को क्लाइमेट के और उनको कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। हम शुरुआत करेंगे टेम्परेचर से। सबसे पहले तो देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला पॉइंट ये है कि टेम्परेचर जो है वो वाटर वेपर को अफेक्ट करता है। ये हम बात देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, क्योंकि गर्म हवा जो है वो ज्यादा वाटर वेपर अपने अंदर स्टोर कर सकती है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा। दूसरा पॉइंट ये है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है उसके कारण हमारी एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी जो है वो डिसाइड होती है, और इवेपोरेशन और कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। तीसरा पॉइंट कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारी वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और ये भी हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन में और प्रेसिपिटेशन में, बारिश में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अब टेम्परेचर जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? पहला पॉइंट है लैटिट्यूड। अब ये चीज हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि किसी जगह का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा या कम इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अर्थ पे कहाँ पर है, कौन से लैटिट्यूड पर है। जो कि ट्रॉपिकल और इक्वेटर के पास के इलाके हैं वहां पे सनलाइट डायरेक्ट आती है, सीधी आती है, और जो टेम्परेट और ऊपर के इलाके हैं वहां पे सनलाइट जो है वो टेढ़ी आती है, उसको एटमॉस्फेयर में से भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है और वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड होती है, तो इसलिए उसका हीटिंग इफेक्ट वहां पे कम होता है। इसलिए जो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल इलाके हैं वो गर्म होंगे और जो टेम्परेट इलाके हैं वो कंपैरेटिवली ठंडे होंगे। दूसरा फैक्टर है ऑल्टीट्यूड का, ऊंचाई। ये भी हम बात कर ही चुके हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ेगी अर्थ के सरफेस से, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो गिरता चला जाता है। इसको हम मान सकते हैं कि 8 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर हमारा कम होगा हर 300 फीट पे, या फिर 0.6 डिग्री सेल्सियस कम होगा हर 100 मीटर पे। हालांकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है और वेरी करती है सीजन के हिसाब से भी और भी कई अन्य फैक्टर्स के हिसाब से। तीसरा फैक्टर है कॉन्टिनेंटैलिटी, कि अगर कोई जगह समुद्र के किनारे पर है तो वहां पे क्योंकि जमीन जो है वो तो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, लेकिन पानी धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है, तो उसके कारण वहां के टेम्परेचर में फर्क आ जाता है। तो इसलिए किसी जगह का टेम्परेचर इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कॉन्टिनेंट में कहां पर स्थित है। अगला पॉइंट है ओशियन करंट्स और विंड्स। अब जैसा कि हमने ओशियन करंट्स वाले चैप्टर में देखा था कि कुछ वार्म करंट्स होते हैं और कुछ कोल्ड करंट्स होते हैं, तो कई वार्म करंट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल इलाकों से गर्म पानी लेके जाते हैं और टेम्परेट इलाकों को गर्म कर देते हैं। इसका एग्जांपल है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो वेस्टर्न यूरोप को थोड़ा गर्म करती है, वहाँ पे बर्फ को कम जमने देती है। अब सेम लैटिट्यूड में दूसरे पोर्ट्स हैं जहाँ पे वार्म करंट नहीं आता, वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। अगला पॉइंट है स्लोप, शेल्टर और एस्पेक्ट। स्लोप का मतलब है कि अगर कोई खड़ी पहाड़ी है, खड़ी चट्टान है, तो वहाँ पे अचानक टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ईस्ट से वेस्ट अलाइनमेंट की माउंटेन रेंज है जैसे कि एल्प्स हैं, तो यहाँ क्या होता है कि साउथ के स्लोप जो है वहाँ पे धूप आती है सीधी और नॉर्थ के इलाके में छांव रहती है। तो साउथ का जो इलाका है इस रेंज का, साउथ की जो स्लोप है वो सनी स्लोप है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ वेजिटेशन भी ज़्यादा होती है उसकी नॉर्थ की स्लोप के मुकाबले। अगला पॉइंट है नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। किसी इलाके में वेजिटेशन कैसी है, वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे हैं और वहाँ का सॉइल कैसा है, इसका भी टेम्परेचर के ऊपर असर पड़ता है। अब जैसे अमेज़न है, वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, तो सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती, और नीचे प्लांट्स जो हैं वो भी नमी हवा में डालते हैं, तो टेम्परेचर कम होता है और नमी ज़्यादा होती है। तो हमें पता ही है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो फॉग और मिस्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से पेड़ पौधे भी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। अब सॉइल कैसे करते हैं? जो हल्के रंग के सॉइल होते हैं वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू डार्क कलर के जो सॉइल है, इसके कारण भी टेम्परेचर में फर्क आएगा। अब कुछ ड्राई सॉइल हैं जैसे कि सैंड है, ये बहुत सेंसिटिव होती है टेम्परेचर के चेंजेस को लेके एज कम्पेयर टू जो गीले सॉइल हैं, वेट सॉइल हैं जैसे कि क्ले। अब क्ले जो है मॉइस्चर को रिटेन करती है और गर्म और ठंडी धीरे होती है सैंड के मुकाबले, तो सॉइल के कारण भी कहीं का टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकता है। इस पार्ट में इतना ही, बाकी का चैप्टर देखेंगे हम अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।